आज आपके सामने इसलिए आया हूं कि मैं आपको वैक्सीनेशन से जुड़ी चंद बातें समझा सकूं। समझाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि जब मैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पे गया तो पता चला कि वहाँ वैक्सीनेशन डलवाने के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं और लोग डर रहे हैं कुछ गलतफहमियों की वजह से। मैं आज इन्हीं गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहली गलतफहमी से कि कोविड-19 वैक्सीन गैर महफूज है यानी अनसेफ है क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार कर ली गई थी। ये पहली गलतफहमी है। इसके बारे में ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि आपको दिए जाने वाली वैक्सीन बिल्कुल आपके लिए महफूज है और असरदार भी है। हाँ, ये मुख्तसर वक्त में तैयार की गई वैक्सीन है, लेकिन ये वो तमाम इम्तिहानात से गुजर चुकी है जो इसको आपके लिए महफूज बना देती है। ये वैक्सीन इतनी जल्दी इसलिए बन गई क्योंकि इसको बनाने के पीछे न सिर्फ एक आदमी का, न सिर्फ एक कंपनी का, न सिर्फ एक मुल्क का, बल्कि तमाम दुनिया के साइंसदान जब एकजुट होकर इस पर काम करे तब जाकर ये वैक्सीन बनी और इस पर अरबों डॉलर भी खर्च किए गए हैं और तब जाकर ये वैक्सीन बन पाई है। ऐसा भी नहीं है कि वैक्सीन बनते ही लोगों को देना शुरू कर दिया, बल्कि वैक्सीन बनने के बाद इस वैक्सीन को लोगों को देने से पहले इस पर काफी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए जिनमें ये जानने की कोशिश की गई कि इसके असरात कैसे होंगे और क्या होंगे, और तब ये जब ये ट्रायल्स में पास हो गई तब जाकर आपको ये दी जा रही है। चलिए दूसरी गलतफहमी की हम बात करते हैं और वो ये है कि ये वैक्सीन हमारे डीएनए को तब्दील कर रही है या कर देगी। ये बात बिल्कुल गलत है और इस बात को समझने के लिए मुख्तसर तौर पर यह जानना जरूरी है कि ये वैक्सीन काम करती कैसे है। ये वैक्सीन में एक मैसेंजर आरएनए होता है जो अंदर जाने के बाद हमारे जिस्म या सेल्स से कहता है कि वो एक स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करे जो कि कोरोना वायरस में पाया जाता है। और जब ये स्पाइक प्रोटीन हमारे जिस्म में पैदा हो जाता है वैक्सीनेशन के बाद, तब हमारा मदाफाती निज़ाम या इम्यून सिस्टम इससे लड़ता है और लड़ने के लिए ऐसे एंटीबॉडीज अपने आप पैदा कर लेता है जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ज़रूरी हैं। जब हमारा जिस्म ये एंटीबॉडीज पैदा करने की कुव्वत हासिल कर लेता है तब ये वैक्सीन अपने जिस्म से खुद ब खुद खत्म हो जाती है। मगर जब कभी आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा, जब आप कोरोना वायरस से मुतासिर होंगे, आपका जिस्म फिर से एंटीबॉडीज को पैदा कर लेगा और इस वायरस से खूब शिद्दत के साथ लड़ेगा। और ये सारी चीजें जो होती हैं ये सेल न्यूक्लियस के बाहर होती हैं और हमारा डीएनए जो है वो सेल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो हमारा डीएनए खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरी तशवीश इस वैक्सीन के बारे में यह है कि एलर्जिक रिएक्शंस बहुत करती है। मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब कभी कोई भी वैक्सीन हम लेते हैं तो हमारा जिस्म उस पर रिएक्ट करेगा ही। थोड़ी सी बुखार, थोड़ा हाथों पैरों में दर्द, थोड़ा सर दर्द भी हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें जानलेवा हो सकती हैं। आपने अक्सर सुना होगा बच्चों को जब वैक्सीनेशन उनके पैदा होते ही या फिर 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, 9 महीने बाद जब डलवाते हैं तब नर्स या डॉक्टर आपसे ये कहते हैं कि थोड़ी सी बुखार आ सकती है मगर घबराने की कोई बात नहीं है। और अक्सर बच्चों को बुखार आ भी जाती है मगर उसको आसानी से जो है संभाल लिया जाता है। ये वैक्सीन भी उसी तरह है और मामूली सी बुखार और हाथ पैर में दर्द होना कोई बड़ी बात नहीं है और ये 2-3 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाती है। और अच्छी बात तो ये है कि वैक्सीन डलवाने के बाद वहीं पर आपको आधा घंटा बैठाया जाएगा और आप पर नजर रखी जाएगी रिएक्शंस के लिए, और फिर हर किसी को दवाई भी दी जाएगी बुखार और हाथों पैरों में दर्द की। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रिएक्शंस के डर से वैक्सीन ना डलवाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम चौथी गलतफहमी की तरफ कि ये वैक्सीन औरतों को बांझ बना देती है। इस बात को वाज़ेह करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये सवाल उठा ही क्यों। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि जैसे मैंने बताया वैक्सीन देने के बाद एक स्पाइक प्रोटीन हमारे जिस्म में पैदा होता है और उसे लड़ने के लिए हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन की जो बनावट है, कोरोना के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उससे हूबहू मिलती जुलती है और इसकी बनावट और एक प्रोटीन सिंक्टिन-1 जो एक प्लासेंटल प्रोटीन है या फिर बच्चे पैदा करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए उससे भी मिलती है।
मगर ये बात यहाँ जान लेना जरूरी है कि स्पाइक प्रोटीन और प्लेसेंटल प्रोटीन भले ही एक जैसे दिखते हों, मगर उनकी बनावट अलग है, यानी उनका जेनेटिक कोड बिल्कुल अलग है। इस प्लेसेंटल प्रोटीन को और कोरोना प्रोटीन को एक मान लेना उसी तरह होगा कि कोई सुरमई रंग के हाथी को और सुरमई रंग की बिल्ली को एक मान रहा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों का रंग सुरमई है। बहरहाल ये कोरोना प्रोटीन को मारने के लिए हमारा मदाफाती निजाम यानी इम्यून सिस्टम लड़ेगा, तो प्लेसेंटल प्रोटीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये अफवाह है कि, और ये साइंसदान खुसूसी तौर पर ये बता चुके हैं कि ये वैक्सीन बांझपन नहीं लाता। इससे मिलती जुलती एक और गलतफहमी है कि हामिला औरतें यानी कि प्रेग्नेंट विमेन वैक्सीन नहीं ले सकती। ये बात सरासर गलत है और बिल्कुल इसके बरक्स मैं ये कहना चाहूंगा कि हामिला औरतों को वैक्सीन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये कोविड का शिकार हो गई तो इनमें होने वाले असरात जानलेवा हो सकते हैं। 5वीं तशवीश वैक्सीन को लेकर यह है कि क्या कोविड इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन लेना जरूरी है। देखिए, जिस शख्स को कोविड होता है और फिर वो ठीक हो जाता है, उस शख्स के जिस्म में कोविड से लड़ने की कुव्वत अपने आप पैदा हो जाती है, मगर यह कुव्वत कितने दिन तक रहेगी इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और अंदाजे के तौर पर कोविड के ठीक होने के 2-3 महीने बाद वैक्सीनेशन लेना, वैक्सीन लगवाना जरूरी है। और कुछ गलतफहमियां वैक्सीन लेने के बाद होती हैं, जैसे कि ये सोच लेना कि वैक्सीन के बाद मुझे सोशल डिस्टेंसिंग रखने की या मास्क पहनने की या फिर बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद ये सारी चीजें करना जरूरी है जब तक कि सारी आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती। हाँ, इतनी छूट जरूर दी जा सकती है कि 2 वैक्सीनेट किए गए शख्स आपस में बिना मास्क के बात कर सकते हैं, मगर अगर इसको भी अवॉइड किया गया तो बेहतर है। तो ये चंद गलतफहमियां और कंसर्न्स थे जिन्हें मैं साफ करना चाहता था, और उम्मीद करता हूं कि आप जल्द से जल्द जाकर वैक्सीनेशन लेंगे और कोरोना को मारने में मदद करेंगे।